सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 4 की वन शॉट। और आपकी यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली तो पूरा का पूरा सिलेबस तो देखेंगे पूरी यूनिट का, जो हमारा मतलब अपडेटेड सिलेबस है टीसी का। और हम देखेंगे क्या पिछले साल जो पेपर आया था, पिछले साल नहीं मतलब कि जो आपके थर्ड सेम में आया था, क्योंकि टीसी हमारा थर्ड सेम में भी होता है, फोर्थ सेम में भी होता है। जो थर्ड सेम में पेपर आया था हम उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से, ठीक है। सो देखो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख रखे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होती है, चैलेंजेस क्या होते हैं उसके अंदर, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है। 2023 एंड 24 में जो इसका क्वेश्चन आया था वो भी देखने वाले हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन टेक एंड इंटेलिजेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है सच में। और इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो देखेंगे। थिंकिंग एंड इट्स टूल, इसके ऊपर भी मतलब एक क्वेश्चन आया था टाइप्स और थिंकिंग एंड टूल्स पर, तो हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से यूनिट को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करें तो लीडरशिप कम्युनिकेशन होती क्या है। अब देखो आपको बेसिकली पता होगा कि लीडरशिप होती क्या है। अब देखो एक लीडर में और एक ओनर में डिफरेंस होता है। लीडर हमेशा क्या करता है कि सब लोगों को साथ में लेके चलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी लीडरशिप के अंदर ना मतलब एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कि आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, कैसे आप लोगों को मोटिवेट करोगे, कैसे आप इंस्पायर करोगे, कैसे अपना विजन बताओगे, ठीक है। सो लीडरशिप कम्युनिकेशन देखते हैं। इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। मतलब एक लीडरशिप आपकी एक स्किल हो गई। अब लीडरशिप स्किल के अंदर एक आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करने वाला कंपोनेंट होता है लीडरशिप कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू क्लियरली एंड इफेक्टिवली कन्वे आइडियाज, एक्सपेक्टेशन एंड फीडबैक एज टू इंस्पायर, मोटिवेट एंड बिल्ड ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर्स, ठीक है। मतलब ऐसे कम्युनिकेशन करो कि उनके अंदर ये सारी चीजें आए, आइडियाज आप मतलब उनके साथ शेयर कर सको, एक्सपेक्टेशन बता सको, और अपनी फीडबैक भी अच्छे से ले सको या दे सको, है ना। और उसके साथ उन्हें उसके साथ मतलब कि इन चीजों जब चीजों को आप बता रहे होंगे उसके साथ आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो इंस्पायर हो आपसे, मोटिवेट हो, और आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है, उनका। सो ये सारी चीजें थी हमारी क्या, लीडरशिप कम्युनिकेशन के अंदर। मतलब कि अगर 2 नंबर में आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। 10 नंबर में आया तो आप छोटी सी ये डेफिनेशन भी लिख ही सकते हो, ठीक है। अब फिर उसके बाद आप जो कंपोनेंट्स होंगे, अब हम इंपॉर्टेंस देखें तो बिल्डिंग ट्रस्ट, आपका जो मतलब लीडरशिप कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। अलाइनिंग गोल्स, यानी कि आपके जो गोल्स हैं आप उन्हें अच्छे से बता पाओगे उन्हें, ठीक है, जिससे कि वो अपने गोल से उन्हें अलाइन कर पाए, ठीक है। अब बात आती है मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग। आप उन्हें मोटिवेट करोगे, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो उन्हें इंस्पायर करोगे, ठीक है। अब अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है, या फिर आपके विचार और उनके विचार के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। तो ओवरऑल हम पूरे इस मतलब पूरी यूनिट के मतलब पूरे सब्जेक्ट के अंदर ही ये देख रहे होते हैं कि कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ का पर जरूरी है, ठीक है। आपको भी पता है कम्युनिकेशन हर जगह जरूरी है, ठीक है। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा जो सब्जेक्ट है हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जब आप है ना अपने काम कर रहे होंगे, कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे होंगे, या फिर आपने अगर छोटी सी भी टीम बनाई होगी ना, आपको उसके अंदर देखना ये इंपॉर्टेंट कितना लगेगा ये सब्जेक्ट। आप एक एक चीज पढ़ोगे ना, आपने अगर करी होगी तो आपको रिलेट होगा, ठीक है। देखो चलो, की एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन कभी कभी आ जाता है। क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी देखो, एम्पैथी ये जो है ना, एम्पैथी ये आपकी हर जगह मतलब ये इस यूनिट में सारे यूनिट्स की बता रहा हूँ, सब जगह ये एम्पैथी का आपका हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो आप एम्पैथी को समझ लो। एम्पैथी का मतलब ये होता है दूसरे की फीलिंग्स को समझना। ये समझ लो कि कहते हैं ना कि आप दूसरे के जूते में पैर डाल के देखो, जब आपको पता चलेगी वो क्या मतलब फील कर रहा है, ठीक है। तो जब इसी को कहते हैं एम्पैथी, कि मतलब कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना खुद, मतलब आपको मतलब समझ आनी चाहिए दूसरा क्या फील कर रहा है, ठीक है, जब आप कुछ बोल रहे हो या फिर उसे क्या फील हो रहा है, ठीक है, उसी को हम एम्पैथी कहते हैं। एक्टिव लिसनिंग, मतलब कोई अगर आपको फीडबैक दे रहा है या फिर आपको मतलब कुछ बता रहा है अपनी प्रॉब्लम्स, तो एक्टिव लिसनिंग हो आपकी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है, आपकी आई कांटेक्ट कैसा है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप मतलब कहीं आपके क्या बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं आपके, जब आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी क्या है, की एलिमेंट्स है लीडरशिप कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसकी स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। मतलब कि टीसी जैसे सब्जेक्ट्स में जो ये जो पॉइंट्स होते हैं आपकी की स्ट्रैटेजीज वगैरह, ये बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन अगर आप बनना चाहते हो, बहुत अच्छे से लीडर बनना चाहते हो, तो उसके अंदर अगर आपको कम्युनिकेशन को मास्टर करना है तो ये जो स्ट्रैटेजीज है आप इन्हें फॉलो करो। ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स, ऐसे मतलब ऐसी
ऐसी जगह उन्हें प्रोवाइड कराओ लोगों को जहां पर वो अच्छे से फील कंफर्टेबल होकर बात कर सकें, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो भी आप बात बता रहे हो अपनी चेंजेस की, चैलेंजेस की और सक्सेसेस की, तो उसके ऊपर आप ओपन रहो। यानी कि अगर कोई आपके ऊपर आपको कुछ बात बता रहा है तो उस पे आप कंफर्टेबली मतलब हाँ ठीक है भाई, हम ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। आप मतलब कुछ बोल रहे हो, अगर आप कुछ मतलब चुप कुछ छुपा रहे हो तो क्या हो रहेगा, ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मतलब कि आपने किसी ने आपको ना कोई काम करके दिया, जैसे कि मैंने किसी को थंबनेल बनाने दिया, ठीक है। अब मैंने किसी को थंबनेल बनाने दिया अपने वीडियोस का, अब उसने मुझे थंबनेल बनाकर दिए, ठीक है। तो उसको अगर मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे ना कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, और ओवरऑल सब बढ़िया है लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो गई, तो मैं है ना उसे ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा यार ये आपने देखो कितना गलत किया है। लेकिन आप उसे ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में आप कैसे दे सकते हो, यार आपने सब कुछ बहुत बढ़िया बनाया, नेक्स्ट टाइम क्या ट्राई करना है कि फॉन्ट को थोड़ा सा और एनहेंस करना, ठीक है। ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है। हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, तो हम उसमें आप देखोगे ना बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं कि आपने पढ़ाया तो बहुत अच्छा, आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि उसके अंदर आपका जो फीडबैक है वो स्पेसिफिक हो, एक्शनेबल हो और बैलेंस्ड हो। अभी हम आगे देखेंगे जब फीडबैक को, आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इंस्पायरिंग विजन, आपका जो विजन होना चाहिए इंस्पायरिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप जो बात बता रहे हो, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं चैलेंजेस इन लीडरशिप कम्युनिकेशन। अब देखो हर चीज में चैलेंजेस होते हैं, आप कितना भी अपने अंदर मतलब बदलाव कर लो लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो देखो ओवरकमिंग बैरियर्स। देखो इसके अंदर सबसे जो बड़ा बैरियर होता है वो होता है कल्चरल डिफरेंसेस का। यानी कि मतलब कोई आप बात कह रहे हो या फिर आप अपना कोई सुझाव रख रहे हो लेकिन दूसरे वाले के कल्चर से वो मैच नहीं होते, तो वहां पर आपके बैरियर्स ये आ जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर, कभी कभी आप कुछ मतलब आपको सिर्फ इंग्लिश आती है ना, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, उसे कोई मराठी आती है, तो आप उसे समझा नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं बैरियर्स। तो आपको इनके भी सॉल्यूशन निकालने चाहिए, ठीक है, साथ के साथ। जैसे कि अगर आपकी जो टीम मेंबर है वो मतलब सारे पूरे देश से हैं, ठीक है, तो उनको कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आपको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप छोड़ दोगे उन्हें पीछे, मतलब कि मैं तो भाई इन्हीं में बताऊंगा, आपकी मर्जी, आप सीखो, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन आपको है ना उसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप उसे सब टाइटल वगैरह प्रोवाइड कराओ, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हैंडलिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। कभी कभी ऐसी कन्वर्सेशन हो जाती है कि आपके और सामने वाले के बीच में आर्ग्यू होने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब कि टीम मेंबर और लीडर के बीच में ही आर्ग्यू होने लग जाते हैं, तो आपको उन्हें अच्छे से हैंडल करना है। कभी कभी ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं, जैसे कि सोचो अगर कोई कंपनी है किसी की, ठीक है, और लीडर आके ये न्यूज देनी है कि भाई आज से कंपनी बंद होनी है और कल से आप सब कहीं और जॉब ढूंढ लो, तो उसे इस जो कन्वर्सेशन है ये काफी डिफिकल्ट एंड टफ कन्वर्सेशन है, तो उसे वो क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से डील करनी पड़ेगी और बताना ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए। अब मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो एकदम से जाके नहीं बता सकता, उसे क्या करना पड़ेगा। इट इन द डिजिटल एज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कैन बी चैलेंजेस, ठीक है। मतलब कि चैलेंज हो सकता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आपको क्या करना है, कौन सा इस वे में आपको देखना है कि ये चीज हटा सकते हैं, ये चीजें हटा सकते हैं, तो उसे क्या करो, रिमूव करो और जो काम की चीजें हैं वही बताओ, ठीक है। सो आई होप ये भी समझ में आ गया हो, चैलेंजेस इन लीडरशिप कम्युनिकेशन। इन सब के ऊपर आराम से देखो, सच में सात सात नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने इतना कंटेंट प्रोवाइड कराया, आप लिख दोगे, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लीडरशिप कम्युनिकेशन में अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन पॉइंटों को मतलब आप याद कर सकते हो, आप कहीं पर भी इन्हें चिपका के आ सकते हो, मतलब लिख कर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ ले कि सम एक पूछा था 2 नंबर में क्वेश्चन कि ट्रेड्स क्या होते हैं आपके जो लीडरशिप कम्युनिकेशन के, जो आपको बताते हैं कि अच्छा लीडर है। तो देखो उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, एक्सप्रेस आइडिया और अपने प्रिसीजन से बता पाए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। एम्पैथी होनी चाहिए जो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, यानी कि वो जेन्युइन होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये नहीं कि भाई आज कुछ बात बोली और कल कुछ बात बोली, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसा स्टाइल, मतलब आज का जैसा टाइम चल रहा है उसे वो अडेप्ट कर पाए, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज का अच्छे से यूज करे। फीडबैक यानी कि अच्छे से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कराए और रिसीव करे, ठीक है। तो देखो रिसीव भी, फीडबैक करना भी एक भाई आर्ट है, ठीक है। मतलब कि कोई अगर आपको कुछ बात बता रहा है ना, तो उसे भी आप अगर रिसीव कर रहे हो ना, उसमें भी एक आर्ट है। मतलब कि आप फालतू में उसे बहस मत करो, अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है उसे भी अच्छे से सुनो, ठीक है। उसको पहले एक्टिव लिसनिंग करो, फिर उसे अच्छे से थिंक करो, फिर आप जवाब दो कोई, ठीक है। क्योंकि अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो वो अपना टाइम दे रहा है उसमें आपको, आपकी चीजों को यूज करके, ठीक है। अब आता है इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, मतलब कि अपने टीम मेंबर को ये सब दे। कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन, यानी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको रिजॉल्व कराए। कल्चरल सेंसिटिविटी, मतलब कि वो सारे सारे कल्चरल्स की, मतलब डाइवर्स कल्चरल की रिस्पेक्ट करे। विजन कम्युनिकेशन, ऐसे मतलब
उसका जो विजन है ना, वैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। इमोशनल रेगुलेशन मतलब कि वो अपने अंदर, एक तो देखो इमोशनल, एक तो ये होता है कि सामने वाले की थोड़ी ये रिस्पेक्ट करे, और अपने अंदर जो स्ट्रेस है या फिर अपने अंदर जो इमोशनल उसका जो बिहेवियर है उसे भी कंट्रोल में रखे, ठीक है, मतलब कि एकदम से ही ना रो दे कोई, अगर सामने वाला टीम मेंबर हो रहा है, आप समझो, है ना। समझ गए, आई होप ये जो चीजें हैं, ये चीजें अगर आपने याद कर ली, सच में पूरी यूनिट में काम आने वाली है आपको। और आपने ये ना बस पॉइंट याद कर लो, आप कहीं पर भी लिख कर आ सकते हो, मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। एक ही ट्यूब में क्या होता है कि भाई कॉपी भरी, नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, सच बता रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पूरी कॉपी भर दी और नंबर नहीं मिले, पर हाँ आप भर के आउट कॉपी, इसके लिए मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। अब देखो ये जो टॉपिक है ये आपका पहला टॉपिक आपका खत्म हो गया, लीडरशिप, है ना। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, ये होता क्या है। तो देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा, है ना। अब देखो इसमें ना आपको कम्युनिकेशन का मतलब पता होगा, अपने जो विचार हैं वो शेयर करना या रिसीव करना। और आपको सोशल का मतलब पता होगा, समाज, ठीक है, समाज होता है हमारा सोशल। और आपका ये जो है कॉम्पिटेंस, इसका मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है, सच में मुझे भी प्रॉब्लम आती थी जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था। तो कॉम्पिटेंस का सीधा मतलब सर्च कर लो, है ना, आपको पता चल जाएगा, द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, ठीक है। कोई अगर किसी के पास एबिलिटी है, मेरे पास एबिलिटी है, मैं वीडियो अच्छी बना सकता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा कॉम्पिटेंस है, ठीक है। अगर आपके पास एबिलिटी है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो आपका कॉम्पिटेंस है, ठीक है। अगर किसी डॉक्टर की एबिलिटी है कि वो किसी मरीज को ठीक कर सकता है, तो वो उसकी कॉम्पिटेंस है, ठीक है। और ये इसी को कहते हैं हम क्या, कॉम्पिटेंस। इट रिफर टू अ सेट ऑफ स्किल, अब हम पूरे की बात करें, ठीक है। It referred to a set of skills that enable individual to interact effectively and appropriately with others in various social context। मतलब कि किसी की ऐसी एबिलिटी हो कि वो लोगों, मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट में किसी से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, उसी को हम कहते हैं क्या, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। दीज स्किल encompass the ability to convey information, understand others and respond in a socially appropriate वे, यानी कि मतलब किसी की इंफॉर्मेशन को सुनना, उसे अंडरस्टैंड करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना सोशली अप्रोप्रिएट वे, तो इसी को कहते हैं मतलब कि हम एक क्या, सोशल कॉम्पिटेंस। अब हम बात करते हैं आगे। सोशल कॉम्पिटेंस कुछ नहीं है कि मतलब कम्युनिकेशन है, सोशल कम्युनिकेशन कम्युनि सोशल कॉम्पिटेंस क्या है, सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब तो ये हो गया कि आप समाज समाज के लोगों से आप कैसे बात करते हो, ठीक है, कैसे आप उन्हें हैंडल करते हो। और कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि आप उनसे मतलब कि अपने विचार ऐसे रखो कि उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, बस इतनी सी बात। बात करते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, मैं देखो एक एक करके बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस इट इज द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कन्वे एंड इंटरप्ट मैसेजेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि मतलब आप अगर कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो या फिर किसी मैसेज के मतलब किसी के साथ आप बात कर रहे हो, बार बार इंटरप्रेट कर रहे हो किसी की मैसेजेस में, तो उसे अच्छे से कर पाओ, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। मतलब कि वो भाई कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है। कोई बंदा, अगर आपको कहना है ना इसकी जो वो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस है, यानी कि वो कम्युनिकेशन करने में बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब कि आप बात को अच्छे से कन्वे कर पाओ और बीच में भी किसी की बात को रख पाओ, ठीक है, अपनी। इट इन्वॉल्व सर्वल सर्वरल की कंपोनेंट्स, इसके अंदर देखो कुछ की कंपोनेंट है जो कि आप मतलब कि ये समझ लो कि आप जो कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, या फिर जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप एक्टिव लिसनर होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर अच्छा स्पीकर है तो वो अच्छा पहले लिसनर होगा, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी जो एक्शंस हैं वो अच्छे होने चाहिए। एडेप्टिबिलिटी, जैसा आपके मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आप उसमें अडेप्ट नहीं हो पाते, आप उन्हें अडेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। पर आप क्या कर सको, आप हर एक सिचुएशन में अडेप्ट हो सको, कैसी भी बातचीत हो रही है, चाहे स्ट्रेस में बात हो रही है या फिर आप फनी वे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो हर में आप अडेप्ट हो पाओ, ठीक है। फीडबैक, यानी कि आप अच्छे से फीडबैक को रिसीव करो और प्रोवाइड कराओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सोशल कॉम्पिटेंस की। आई होप आपको कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सोशल कॉम्पिटेंस की क्या होता है, अब आपको समझ में आएगा। इट रिफर टू द स्किल रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली इन सोशल सेटिंग्स। अब देखो सोशल सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसी स्किल्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है, किसके लिए, किसके लिए रिक्वायर्ड है, इंटरेक्ट करने के लिए सोशल सेटिंग्स में। यानी कि आप किसी मतलब आप किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, वो भी एक सोशल मान लो, ठीक है, आप किसी पार्टी में गए हो ना, तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर पाओ, ठीक है। अब आप वहां पे देखो
आप अपने घर में कैसे बात करते हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप बाहर जाके कैसे बात करते हो आपके पास वो भी स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर चार लोग सुन रहे हैं ना तो आपके पास स्किल है, लेकिन आपको अगर कोई सुनना ही नहीं चाहता तो आपको जरूरत है उन स्किल्स की, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। अगर कोई सोशली जाकर, अच्छा एक पब्लिक स्पीकर होता है ना, वो अच्छे से अगर जाकर बात कर सकता है, ठीक है, स्टेज वगैरह पे, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो सोशली बहुत अच्छा कॉम्पिटेंस है, ठीक है, उसके अंदर सोशली कॉम्पिटेंस अच्छा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, अपने बारे में सारी चीजें पता होना। रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन इमोशंस, अपने इमोशंस आपको पता होने चाहिए। थॉट्स पता होने चाहिए आपको, अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे अफेक्ट बिहेवियर, ठीक है। और ये जो तीनों चीजें हैं कैसे आपके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो ये अगर सोशल कॉम्पिटेंस आता है तो आपको ये मेंशन करके आना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपको एम्पैथी। एम्पैथी मैंने आपको बताया था हर जगह आने वाली है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि दूसरे की आप फीलिंग्स को और मतलब उनको अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। दीज इंक्लूड रिकॉग्नाइजिंग अदर इमोशनल स्टेट एंड रिस्पॉन्डिंग विद सेंसिटिविटी एंड केयर, ठीक है। मतलब कि आप उनके इमोशनल स्टेट को समझो भाई पहले ही, ठीक है। समझ लो कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो ना तो उसके ऊपर वो कैसे अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आप उसे समझो और फिर रिस्पॉन्ड उसी के हिसाब से करो, ठीक है। अब बात आती है सोशल स्किल की, तो सोशल स्किल तो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप सोशली कॉम्पिटेंस हो तो। मेकिंग कन्वर्सेशन, आपके पास अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए कि आप जाकर किसी से भी डायरेक्टली बात कर सको, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि यार बहुत लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट, है ना, इंट्रोवर्ट कहते हैं ना, तो वो सोशली जाके बात नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो जाकर कहीं पर भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। बिल्डिंग रिलेशनशिप, आप देखो आपके पास अच्छी, मतलब आप किसी से 3-4 दिन बात करते हो, ठीक है, आप कैसे रिलेशनशिप को बिल्ड करते हो, कैसे दूसरे के अंदर अपने प्रति ट्रस्ट बनाते हो, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसे रिसॉल्व करना भी आना चाहिए। कई बार अगर आपको दबना है तो आप दब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी रिलेशनशिप बच रही है, उसकी वजह से आप मतलब चाहते हो कि आप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए, ठीक है। कोऑपरेटिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ आपको कोऑपरेट करना आना चाहिए, उसी को हम मतलब ये सारी चीजें किसके अंदर आई है, सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर आनी आ रही है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आप अच्छे से मतलब अच्छा खासा आपके पास एबिलिटी है सोशली, है ना, मतलब होने की। कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि सबके आपको कल्चरल की अवेयर होना चाहिए, आपको सबके कल्चरल के बारे में, ये नहीं कि आप किसी के कल्चरल के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है। किसी को बातें अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस एंड बीइंग एबल टू इंटरेक्ट एप्रोप्रिएटली विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, ठीक है। मतलब कि आप ये नहीं कि आप हर एक व्यक्ति को मतलब एक समान लेके चल रहे हो, ठीक है। सबको एक समान नहीं लेके चलना चाहिए। सबके आपको पहले से बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति इस कल्चरल से बिलोंग करता है, तो आप उससे ऐसे बात करोगे, है ना, उससे मतलब कोई डिसरिस्पेक्टफुल में बात नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छे खासे सोशल कॉम्पिटेंस हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी चीजें। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। अब सोशल कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब किसी की भी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि अगर आप ये कर रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंस तो इसकी पता होनी चाहिए। बोथ कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस आर क्रिटिकल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। अगर आपको पर्सनल या फिर प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए, पर्सनल सक्सेस क्या होती है कि आपने अच्छा खासा भाई परिवार बना लिया और आपकी मतलब अच्छी खासी लाइफ चल रही है, आपके कोई झगड़े वगड़े नहीं हो रहे, ठीक है। प्रोफेशनल क्या होगा कि आपको अच्छी खासी जॉब है आपके पास, या फिर आपके अच्छा खासा बिजनेस है और सबके साथ अच्छी खासी बनती है, ठीक है। दे अलाउ इंडिविजुअल्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। ये दोनों अगर आपके पास हैं तो वो क्या क्या आपको अलाउ करती है, आपके पास अच्छी रिलेशनशिप होगी। कोलेबरेट इफेक्टिवली, आप किसी के साथ भी कोलेबरेट कर पाओगे, ठीक है, कोलैब कर पाओगे। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं वाले आपके। इन्फ्लुएंस एंड लीड, मतलब होने वाले हैं पर आप उसको रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस एंड लीड यानी कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर पाओगे और कहीं पर भी लीडर बन पाओगे, ठीक है। अडेप्ट अडॉप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस भी आएंगी तो आप डरोगे नहीं, आप उन्हें अडॉप्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास ये चीजें हैं, अब देखो क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये नहीं पॉइंट मेंशन करके आने, आपको पॉइंट मेंशन करने, फिर आपको एक एक दो दो तीन तीन चार चार लाइन लिखने, ठीक है, उनके बारे में। फिर आपको मार्क्स देगा एकेटिव, ये देख के तो एकेटिव बोलेगा भाई क्यों कॉपी क्यों नहीं भर रहे, मैंने पैसे दिए भाई कॉपी में, तो आप कॉपी भरो, ठीक है, मतलब कि आपके ही पैसे लिए हैं, पर वो बोलते हैं कि कॉपी भरो जब भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जो एकेटीव 2023 और 24 में थर्ड सेम में क्वेश्चन आया था, स्टेट द इम्पैक्ट। स्टेट करो भाई इम्पैक्ट क्या है आपके कम्युनिकेशन का सोशल कॉम्पिटेंस पे, मतलब कि आप सोशल कॉम्पिटेंस हो तो उसके अंदर आपकी
कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, ठीक है। मतलब कि आपके पास अगर अच्छी कम्युनिकेशन है तो उसके आप सोशल कॉम्पिटेंस इतने अच्छे से बन पाओगे, ठीक है। तो देखो, कम्युनिकेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, इतना तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इट enables individual to connect with others, express themselves, resolve conflict and influence एंड कोलेबरेट इफेक्टिवली, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो मैं आपको समझाने नहीं वाला, है ना, आपको पता है ये सब। बाय डेवलपिंग, ये देखो पहले वाली सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। बाय डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, इंडिविजुअल कैन एनहेंस देयर सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। मतलब कि वो अपने सोशल कॉम्पिटेंस को और एनहेंस कर सकता है अगर आपके पास अच्छी खासी सोशल कम्युनिकेशन स्किल है, लीडिंग टू मोर सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। हियर आर सम की वेज इन विच कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस सोशल कॉम्पिटेंस। अब देखो, की मैं इसके लिए लिख देता हूँ क्योंकि अगर आपको ये कीज याद रहेंगी, ठीक है, तो आप आराम से आंसर लिख दोगे, ठीक है। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, आपको ये की है, मतलब कि एक्सप्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, अपने भी दूसरों के भी। कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग एंड परस्यूडिंग अदर्स, ठीक है। फैसिलिटिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, एनहेंसिंग कल्चरल अवेयरनेस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए अगर आपने अब तक वीडियो देखी है, ठीक है। मैं आपको ये बार बार बताऊंगा तो यार वही टाइम खर्च होगा। अब देखो, एलिमेंट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, ये जो है ना, ये आपका 7 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैंने आपको इसके लिए बता दिया। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे सोशल कॉम्पिटेंस के, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहला होता है आपका कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग्स, इंटेंशंस, बिहेवियर्स एंड प्रोवाइडिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक्स, ठीक है। आप मतलब प्रोवाइड भी करा सको फीडबैक और रिसीव भी कर सको, ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हो तो अच्छे खासे आप सोशल कॉम्पिटेंस हो गए, ठीक है। एक एक करके देखते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आप कहते हो ना किसी भी चीज का, भाई इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता होता है तो आपको चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट क्या होता है, कॉन्टेक्ट क्या बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है आपका रेफर टू द इन्वायरमेंट और सरकमटेंसेस, यानी कि आप जहां पर बात कर रहे हो वो भाई इन्वायरमेंट कैसा है, उसका सरकमटेंसेस कैसी है, ठीक है। सराउंडिंग अ कम्युनिकेशन इवेंट, ठीक है। इट इंक्लूड फैक्टर सच एज फिजिकल सेटिंग कैसी है, वहां पर आप कहाँ पर बात कर रहे हो, कहीं आप कोर्ट में तो बात नहीं कर रहे, कहीं आप स्विमिंग पूल में तो बात नहीं कर रहे, कहीं आप गार्डन में तो बात नहीं कर रहे, ठीक है। कल्चरल बैकग्राउंड, आप दोनों का कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, आप उस हिसाब से बात करोगे। रिलेशनशिप हिस्ट्री, क्या आप दोस्त हो, क्या आप रिलेशनशिप में हो अच्छी खासी, क्या आप मतलब मैरिज लाइफ है आपकी, ठीक है, वो सारी चीजें। सिचुएशन कैसी है, क्या कोई किसी के साथ कुछ हादसा हो गया है या फिर मतलब फनी वे में ही चल रही है बातें, है ना, ये सब सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। अब फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स तो यार आपसे ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता, ठीक है, बीटेक वालों से ज्यादा। रेफर टू द इमोशनल स्टेट, मतलब आपके इमोशनल स्टेट को रेफर करता है कौन, फीलिंग ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन, ठीक है। बीइंग अवेयर ऑफ वंस ओन इमोशन, आपको सबसे पहले अपने इमोशन से अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग द इमोशन ऑफ अदर्स, और आप दूसरे के इमोशन को भी समझ पाओ, इतना आपको काबिल बनना है। आर की एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल कॉम्पिटेंस, अब देखो इमोशनल इंटेलिजेंस हम अभी आगे पढ़ेंगे और सोशल कॉम्पिटेंस हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो कि जो ये ना अपने अपने इमोशन को समझना और दूसरे के इमोशन को समझना, ये हमारे की एस्पेक्ट हैं किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के और सोशल कॉम्पिटेंस के, ठीक है। मतलब आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आप बहुत अच्छे से ये कर लोगे, ठीक है। अब फीलिंग्स तो यार समझा दोगे ना, देखो फीलिंग्स तो यार समझाने आनी चाहिए आपको, ठीक है, अब आप आराम से कर लोगे। इंटेंशंस का क्या बताते हैं भाई, इसके पीछे इसके भाई मेरा ये इंटेंशन नहीं था, ये इस बात के पीछे प्लीज यार मुझे माफ कर दे, ठीक है। तो ये आप कहते हो ना, तो ये इंटेंशन यही है, ठीक है। आर द अंडरलाइंग गोल्स, मतलब आपके गोल्स क्या थे, और मोटिव्स, मोटिव क्या था आपका बिहाइंड अ पर्सन्स कम्युनिकेशन, किसी कम्युनिकेशन के पीछे, ठीक है। दे डिराइव दे ड्राइव व्हाट समवन होप्स टू अचीव फ्रॉम एन इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने किसी को कॉल लगाया और मेरी इंटेंशन ये है कि भाई वो मुझे 5,000 रुपये दे दे, ठीक है। तो मैंने किसी को कॉल लगाया, मैं बोलूंगा हेलो यार भाई कैसे हो, बढ़िया, ये कैसे चल रही है जिंदगी, मैं उससे पूछूंगा कहीं भाई 5,000 रुपये आए हैं कहीं से, कैसे भी पता करूंगा, फिर उसको अपनी प्रॉब्लम बता दूंगा कि भाई मुझे 5,000 रुपये चाहिए, आप प्लीज दे दो, ठीक है। तो इसे कहते हैं इंटेंशन, ठीक है। इसे मतलब कि आपको बता दिया मैंने। अब पहला होता है क्लियरिटी और ऑफ पर्पस, आपको सबसे पहले अपने पर्पस की क्लैरिटी होनी चाहिए, कहीं नहीं आप बात करते करते भूल ही गए आपको 5,000 रुपये लेने, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स इंटेंशन, अब दूसरे के भी इंटेंशन समझो, ये नहीं कि भाई पहले मैंने देखो पता किया कि भाई उसके पास है कि नहीं है 5,000 रुपये, ठीक है, और इंटेंशन पता किया क्या वो देना चाहता है कि नहीं, ठीक है। तो वो भी पता करो, ठीक है। इंटेंशन इतने अच्छा क्या समझाऊं, ठीक है। अब बिहेवियर्स की बात करते हैं। आर द ऑब्जर्वल एक्शंस,
मतलब कि बिहेवियर क्या होता है कि किसी का बिहेवियर कैसा है आपके साथ। ऑब्जर्वल, आप उसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। ऐसे एक्शंस जिसको आप ऑब्जर्व करते हो वो वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब कि कोई आपसे बात कर रहा है और इधर उधर देख रहा है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर कैसा है भाई, आपसे वो बात नहीं करना चाहता, ठीक है। दीज इंक्लूड्स व्हाट इज सेड, आपको क्या कहा गया, एंड हाउ इट इज सेड, और कैसे कहा गया, ठीक है। टोन, बॉडी लैंग्वेज उसकी, वर्बल उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर यानी कि सपोर्टिव है, नेट न्यूट्रल है, या फिर आपके अगेंस्ट में है, ठीक है। नॉन वर्बल बिहेवियर यानी कि उसका आई कांटेक्ट कैसा है, गेस्चर्स कैसे हैं उसके, ठीक है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि कोई बंदा आपको, आपने पूछा भाई आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो उसने बोला कि यार दुखी में एकदम खांसते खांसते हैं, आई एम फाइन, ठीक है। तो आप क्या भाई, वो आई एम फाइन, वो फाइन थोड़ी ना है, वो तो बस आपको बता रहा है, ठीक है। तो उसका बिहेवियर मतलब कि ठीक नहीं है, मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल कुछ अलग कर रहा है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी उसी को कहते हैं। सो मैंने समझा दिया ये बात तो। अब बात करते हैं प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, आप कैसे प्रोवाइड कराओगे फीडबैक और कैसे रिसीव करोगे। इसके ऊपर 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, अलग से बन सकता है, ठीक है, सच में। प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फीडबैक बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, हेल्पिंग इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हाउ देयर मैसेज आर रिसीव्ड एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव। मतलब कि फीडबैक ही तो बताता है आपका मैसेज कैसे पहुंचा वहां तक और कैसे आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैंने आपको पहले बताया था कि आप फीडबैक तो बताओ, लेकिन आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी बताओ, ठीक है। जैसे कि आई नोटिस यू वर अ बिट क्वाइट इन मीटिंग, मतलब कि आप यार आप मीटिंग के अंदर थोड़े चुप थे। आई थिंक योर इनपुट वुड बी वैल्यूएबल, मतलब कि आप, मतलब अगर चुप नहीं रहोगे तो आपका इनपुट जो है बहुत वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका जो फीडबैक होना चाहिए, ये नहीं कि आपने मतलब कि पूरे मतलब पूरे को ले गए, ठीक है। मतलब कि आप स्पेसिफिकली उसी बात को बोलो जो आप बोलना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आई लाइक हाउ यू हैंडल्ड द कस्टमर कंप्लेंट, ठीक है। कैसे आपने कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपने डायरेक्टली बोल दिया गुड जॉब, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब बैलेंस की बात करें तो बैलेंस होना चाहिए आपका, कंबाइनिंग पॉजिटिव फीडबैक विथ एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब कि बैलेंस होना चाहिए, सिर्फ आपने तारीफ तारीफ कर दी या फिर आपने बुराई बुराई कर दी, आपका जो फीडबैक है बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था इसका, बार बार नहीं दे रहा। अब हम बात करते हैं रिसीविंग फीडबैक की। तो आप कैसे रिसीव करोगे फीडबैक, पहले तो आपका ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, यानी कि अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो भाई डिफेंसिव मत हो, आप उसे अच्छे से सुनो पहले, ठीक है, अच्छे से सुनो, एक्टिव लिसनर बनो। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की बात करें तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने में टाइम लो, ठीक है। अगर आपके पास फीडबैक आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, अगर आपको कोई भी फीडबैक दे रहा है तो आप उसके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करो कि भाई वो आपको फीडबैक दे रहा है। नहीं दे रहे भाई, बहुत लोग अगर मेरे कमेंट वो लिखता है ना, कैसा भी लिखे, पॉजिटिव लिखे नेगेटिव लिखे, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। कि मतलब कोई फीडबैक तो दे रहा है, ठीक है, कि किसी के पास टाइम भी नहीं है। अगर देखो कोई मेरी वीडियो एक दिन पहले देख रहा है, ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले देख रहा है, उसके पास इतना टाइम है कि वो कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही है मेरी वीडियो उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड से लो उस चीज को, ठीक है, चाहे वो कैसा भी दे रहा है, ठीक है। कुछ तो वो बता रहा है आपको, ठीक है, उससे आप आगे अपने को इम्प्रूव कर सकते हो, अगर बेकार है तो, और अच्छा है तो उसे और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, इस पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो डिफरेंस वाले होते हैं ना एकेटिव को बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। टैक्ट क्या होता है और इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है। टैक्ट को अगर हम समझें तो अगर कोई कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आप मतलब कि बताना नहीं चाहते किसी को, ठीक है, मतलब कि इतनी बुरी होती हैं, या फिर मतलब कि ये समझ लो कि मतलब वो सह नहीं पाएगा ये बात अगर मैंने उसे बता दी, ठीक है। तो पर कोई कोई ऐसे लोग होते हैं कि उनके पास एबिलिटी होती है कि वो मतलब बेकार से बेकार बात बता देते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ऐसी बात बता देते हैं जो बतानी भी नहीं चाहिए, और इस वे में बताते हैं कि उसे बुरी ना लगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसे ही कहते हैं टैक्ट, ठीक है। इस एबिलिटी को कहते हैं टैक्ट, ठीक है। इट इज अ एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ वे दैट इज सेंसिटिव टू द फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, ठीक है। मतलब कि उसके पर्सपेक्टिव से वो जो बात है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। ऐसी बात कुछ होती है कि किसी की मतलब डेथ हो गई है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी को बताना पड़ता है कि यार इसकी डेथ हो गई, ठीक है, पर आपको पता है कि वो सुनने के बाद ना वो बहुत ज्यादा उसे सदमा लग जाएगा, ठीक है। तो आप इस वे में बताते हो उसे कि उसे मतलब सदमा ना लगे, ठीक है। या फिर कोई बात ऐसी होती है कि उसे बुरा ना लगे, ठीक है, इस वे में बताते हो इट। अब देखो इसके ऊपर ना एग्जाम्पल बताओ मुझे कमेंट में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स चूजिंग वर्ड एंड एक्शंस केयरफुली टू अवॉइड कॉजिंग ऑफेंस, एम्बैरसमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मतलब कि आप पहले से ही
ये अपने वर्ड्स को इस तरीके से चूज करो, अपने एक्शंस को ऐसे लो कि इस चीज में केयरफुल रहो कि वो कोई भी ऑफेंस ना लगे, एम्बेरसमेंट ना हो और ना ही कोई झगड़े हो, ठीक है। समझ में आई बात? अब टैक्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब ये थोड़ा थोड़ा इससे रिलेट करता है, ठीक है, सोशल अवेयरनेस से और इमोशनल इंटेलिजेंस से। एंड इट इज ऑफ्टन सीन एज अ फॉर्म ऑफ सोशल ग्रेस और डिप्लोमेसी, ठीक है। मतलब इन दोनों के ये फॉर्म को भी शो करता है, ठीक है। अब देखो कुछ मैंने की कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, अगर अलग से आ जाता है जैसे टैक्ट, ठीक है। तो आप देखो सेंसिटिव टू अदर्स फीलिंग, मतलब कि आप सेंसिटिविटी शो करो दूसरों की फीलिंग्स को लेकर। पोलाइटनेस एंड कर्टेसी शो करो, ठीक है, मतलब कि बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। डिप्लोमेसी यानी कि नो हाउ टू हैंडल सेंसिटिव इश्यूज, ठीक है। डिप्लोमेसी मतलब कि आप पहले से पता कर लो कि आप कैसे सेंसिटिव इशू को शो मतलब कि हैंडल करोगे, ठीक है। थॉटफुलनेस यानी कि थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग और एक्टिंग, कुछ भी आप अगर बोल रहे हो, कुछ भी अगर आप करने वाले हो तो उसके पहले आप सोच लो एक बार, ठीक है। एम्पैथी शो करो, टैक्ट इज रूटेड इन एम्पैथी, मतलब कि टैक्ट की जो रूट है वो एम्पैथी है, ठीक है। मतलब कि आप दूसरे की फीलिंग को पहले से ही समझ लेते हो कि वो कैसे रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। और अगर आप कुछ भी बोलोगे तो कैसे कैसे रिएक्शन होगा उसका, आप उन सबको पहले से ही दिमाग में बना लेते हो, ठीक है। फिर आप बातें अपनी एडिट करते हो और फिर बोलते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा टैक्ट। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस और टैक्ट में क्या मतलब की फर्क है, ये तो आपको पता ही होगा। इंटेलिजेंस क्या, आपका दोस्त को इंटेलिजेंस होगा, आपको पता होगा कि वो भाई अच्छे से पढ़ लेता है, अच्छे से याद कर लेता है, अच्छे से कोई भी अगर उसने पढ़ लिया और याद कर लिया तो उस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसी को कहते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है। इट रेफर टू द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, इसी को कहते हैं हम इंटेलिजेंस, ठीक है। कि आपने पहले उसे पढ़ लिया, आपने उसे अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन, और ये भी नहीं कि आप एक ही जैसी प्रॉब्लम को आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इंटेलिजेंस इज ऑफ्टन मेजर्ड थ्रू वेरियस क्वांटिटेटिव एबिलिटीज। अब देखो कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या क्या होती हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गई, मेमोरी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वर्बल स्किल्स, ये सब होती हैं हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटीज एबिलिटीज, ठीक है। इट इज मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिक स्किल, ठीक है। मतलब कि ये दोनों चीजों पर बेस्ड है इंटेलिजेंस। लेकिन जो आपका सोशल और जो आपका वो है क्या बोलते हैं टैक्ट है, वो आपका सोशल और इमोशनल थोड़ा सा है, ठीक है। तो टैक्ट मतलब कि वो सोशल और इमोशनल, मतलब जो इंटेलिजेंस है वो सोशल और इमोशनल से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल क्या है बेस्ड है या फिर डिपेंड करता है, ठीक है। अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी इंटेलिजेंस की, आपके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, ठीक है, ये सारी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, एडेप्टेबिलिटी है यानी कि किसी भी सिचुएशन को ले लेगा, एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आ जाती हैं, इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच की डिफरेंस की, तो मैंने एक टेबल बना दिया कि मतलब आप जल्दी से इसे याद कर लो और पेपर में आराम से लिखाओ, ठीक है। तो देखो फोकस किस पे करता है, ये फोकस करता है दूसरों की फीलिंग्स पे और सोशल ग्रेस पर, ठीक है, टैक्ट। और ये किस पे फोकस करता है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज पे फोकस करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता है। ये फोकस, इसके अंदर स्किल कौन कौन सी आ जाती है, एम्पैथी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए और पोलाइटनेस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए और लर्निंग एबिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन कौन कौन सी है इसके अंदर, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन अच्छे हो जाते हैं, मतलब उन्हें आप मैनेज कर पाते हो, ठीक है। या फिर आप कहो कि आपको अगर इंटरपर्सनल इंटरेक्शन अच्छे करने हैं तो आप टैक्ट का यूज करो, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो आप इंटेलिजेंस का यूज करो, ठीक है। आउटकम क्या होता है इसका, ये अच्छा खासा रिलेशनशिप बना देता है, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है, ये अगर आपके कोई भी आपके गोल्स हैं, ठीक है, तो आप उन्हें अचीव करो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड इनोवेशन कोई करता है, ठीक है, इंटेलिजेंस के थ्रू। तो यही हमारे बीच का डिफरेंस था, बहुत ईजी था, ठीक है। एक बार आपने वीडियो देख लिया, समझ लिए ना, तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अब देखो 2023 और 24 में ये थर्ड सेम में क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया था सोशल कॉम्पिटेंस के टाइम कराना, है ना। मतलब मैंने लिख दिया था, उसके बाद मैंने देखा तो एक क्वेश्चन पूछा था कि कॉग्निशन, इमोशंस एंड बिहेवियरल स्किल्स कौन कौन सी है सोशल कॉम्पिटेंस के लिए, ठीक है। तो उनको बस लिस्ट करना था, ठीक है। तो कॉग्निशन में अगर आप देखो तो सोशल अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, फोकस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एम्पैथी के अंदर, इमोशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, इमोशनल रेगुलेशन होना चाहिए यानी कि मैनेजमेंट होना चाहिए आपके इमोशन के अंदर, इमोशनल अवेयरनेस दूसरों के बारे में और अपने बारे में, अपने इमोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेंसिटिविटी टू अदर्स, ठीक है।
कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। बिहेवियरल की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन होना चाहिए आपके पास, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स होनी चाहिए, और सोशल इंटेंशंस आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या थी, स्किल्स थी, कॉग्निशंस, इमोशंस एंड बिहेवियरल स्किल्स थी, किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो इन सबको मैंने लिस्ट कर दिया, आप एक एक करके पढ़ सकते हो, और इन सबके बारे में एक एक लाइन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके अंदर ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, और आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन से किसी के ऊपर ट्रस्ट बना सकते हो। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करके किसी के अंदर आपके लिए ऐसे ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूटिलाइज इमोशन इफेक्टिवली इन वन सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है किसी के अंदर रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना एंड मैनेज करना और यूटिलाइज करना उसके इमोशन को। ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब कि आप कहते हो ना भाई ये ना इमोशनली खेल जाता है भाई, कैसे भी करके ये इमोशन से मेरे खेल रहा है, तो मैंने हाँ कर दी। ठीक है, इमोशन में आके हाँ कर दी, तो ये वो क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप उसने भाई कुछ ना कुछ लगाया कि भाई यार भाई है ना भाई पैसे देते प्लीज, तो इसे क्या कहते हैं इमोशन, भाई इमोशनल कर रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। वंस ऑफ द की एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। अब देखो, आप बात करके तो किसी के अंदर ट्रस्ट बना सकते हो, तो वो इसका क्या है, की एप्लीकेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस का। ठीक है, वन ऑफ द ट्रस्ट इज फंडामेंटल टू स्ट्रॉन्ग। ट्रस्ट देखो एक फंडामेंटल है एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी के पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप है ना, तो भाई उसके अंदर ट्रस्ट है दोनों के अंदर। ठीक है, बीच में, उसी को हम मतलब ट्रस्ट कहते हैं। वेदर पर्सनल और प्रोफेशनल, वो पर्सनल भी हो सकती है और प्रोफेशनल भी हो सकती है, एंड इट कैन बी सिग्निफिकेंटली एनहेंस्ड थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, और वो किससे आपका एनहेंस हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से आपका इनहेंस हो सकता है। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो एकेटीव 2023 और 24 में आपका क्वेश्चन आया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर टू द एबिलिटी टू प्रिजर्व और परसीव, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एंड रिलेशनशिप, एग्जामिन फोर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली आपको ये लाइन दी गई थी और आपको बोला गया था कि भाई चार आपके कंपोनेंट बताओ इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो ये तो मुझे पता है भाई, इसके ऊपर अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने आपको आपको बता देता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के चार कंपोनेंट। और अगर ऐसे भी आता है ना कि पिलर्स क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के चार, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। तो आपको यही चार कंपोनेंट बता के आने हैं। सबसे पहले तो आप ये इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर आप ये कंपोनेंट लिख दोगे। ठीक है, तो चार कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे चार कंपोनेंट है किसके, इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो चलो बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपका सेल्फ अवेयरनेस, ये क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस की बात करें तो इट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन। ठीक है, अपनी इमोशन, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपनी वैल्यू, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। इट involves being conscious of one's emotional state and how it affect thought and behavior। ठीक है, आपको मतलब ये पता होना चाहिए अपने इमोशन के बारे में कि वो कैसे आपके थॉट्स और बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन या फिर सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें तो आपको उन सब इमोशन को मैनेज भी करना आना चाहिए। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल वंस इमोशन, इम्पल्सिस एंड रिकर्शन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, उन सब के रिएक्शन, इम्पल्सिस और इमोशन को आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए मैनेज करने की। ठीक है, कि आप भाई आपको ये पता हो, ये बोलते हैं ना कि मन को अपने वश में कर लो। ठीक है, मतलब कि मन आपके वश, मन मन के वश में आप नहीं हो, आपके मन में वश हो। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व स्टेइंग इन कंट्रोल, आप कंट्रोल में रहो अपने ही, इवन इन चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू इमोशन कंस्ट्रक्टिवली। कभी कभी क्या होता है, कोई आपको सामने वाला बंदा ना बहुत ज्यादा गुस्सा करता रहता है। ठीक है, और आप उस समय कुछ भी बोल देते हो। ठीक है, वो जो चाहता था आप कर देते हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमेशा कंट्रोल में रहना है अपने। ठीक है, तो उससे आप क्या करोगे कि कहीं भी सिचुएशन में आप विन कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की। सोशल अवेयरनेस, आपको समाज के बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज विद अदर्स इमोशन, नीड एंड कंसर्न। ठीक है, इन तीनों मतलब ये जो है आपको दूसरों के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, इट enables individual to build a strong relationship and respond to the need and concern of other। और अगर आपके पास सेल्फ सोशल अवेयरनेस है तो आपकी अच्छी खासी रिलेशनशिप बन जाएगी। ठीक है, तो सोशल अवेयरनेस लाओ भाई, रिलेशनशिप बनानी है तो। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। अब रिलेशनशिप तो बन गई, अब उसे मैनेज तो करो।
ठीक है। इट इज द एबिलिटी टू डेवलप मेंटेन हेल्दी प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, ठीक है। ये कौन सी एबिलिटी है कि आप एक अच्छी खासी रिलेशनशिप को डेवलप करो और मेंटेन करो, ठीक है, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप को, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अवेयरनेस ऑफ वंस ओन एंड अदर्स इमोशन टू मैनेज इंटरेक्शन सक्सेसफुली। अगर आपको अच्छी खासी रिलेशनशिप बनानी है तो आपको दोनों चीजें पे मास्टर करना पड़ेगा, अपनी खुद के इमोशंस पे और दूसरों के इमोशन पे, और उनको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम क्या, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आई होप बहुत क्लियर हो गए चारों के चारों पिलर। अब हम बात करेंगे किसकी, थिंकिंग स्किल्स की और मीनिंग की और उसके टाइप्स की, ठीक है। तो थिंकिंग स्किल्स क्या होती है, ये हमारे मतलब आपके सिलेबस में मेंशन है ये पूरा का पूरा पार्ट, तो मैंने आपको बता देता हूँ। पहले हम इसकी मीनिंग, पहले आपको मतलब इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। थिंकिंग स्किल आर कॉग्निटिव प्रोसेस that are essential for acquiring knowledge, analyzing information, solving problem, making decision and creating new ideas। ये सारे इसके एप्लीकेशन है थिंकिंग के, ठीक है, थिंकिंग स्किल्स के। तो देखो, आपको सबसे पहले अगर आपको किसी भी नॉलेज को एक्वायर करना है तो आपके पास अच्छी खासी थिंकिंग स्किल होनी चाहिए। एनालाइज करना है तब भी, और प्रॉब्लम कोई सॉल्व करनी है तब भी, क्योंकि आप सोचोगे नहीं तब तक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डिसीजन बनाना है तो होनी चाहिए, और अगर आप कोई न्यू आइडिया ला रहे हो, ठीक है, तो आपके पास होनी चाहिए थिंकिंग स्किल, ठीक है। बहुत ईजी था। These skill enable individual to process इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, ठीक है। किसी भी मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, आप उसे अच्छे से प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्किल बहुत ज्यादा उसमें काम करती है। रीजन लॉजिकल, ठीक है, आप मतलब उसके अंदर अच्छे से कोई भी रीजन अगर दे रहे हो तो वो अच्छे से लॉजिकली दे सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है, अपने जो बाजू में जो दुनिया है ना उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। थिंकिंग स्किल आर क्रिटिकल फॉर लर्निंग, इनोवेशन एंड अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशन। इन सब के लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं, क्रुशियल है, ठीक है। मैं क्या क्या बोल देता हूँ, ठीक है, क्रुशियल है। टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके टाइप्स के बस नाम याद कर लेने, ठीक है। मैं आपको बता समझा देता हूँ, वो बस समझ लो। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आप उससे अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, इवोल्यूट कर रहे हो, ठीक है, जजमेंट लेने के लिए, ठीक है, मतलब कि जजमेंट लेने के लिए अगर आप अच्छे से उसके एनालाइज करते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को, उसे अच्छे से एनालाइज करते हो, अच्छे से उसे इवोल्यूट करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व जनरेटिंग न्यू आइडियाज। कभी भी आप, जैसे कि आप खाली बैठे हो, ठीक है, आपने अब आपको ना कुछ भी न्यू आइडिया नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हो कि मेरे को यार कैसे भी न्यू आइडिया आ जाए, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम क्रिएटिव थिंकिंग। आप अगर कोई न्यू आइडिया सोच रहे हो या फिर कोई अप्रोच सोच रहे हो या फिर कोई सॉल्यूशन सोच रहे हो, ठीक है, यानी कि ब्रेन स्ट्रोमिंग करना, ठीक है, न्यू स्ट्रेटेजीज के लिए। अब एनालिटिक थिंकिंग क्या होता है, एनालिटिकल थिंकिंग ये होता है कि आप क्या करो, अपनी बड़ी सी प्रॉब्लम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में सोचो, तो उसी को कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। और इसके अंदर बहुत फेमस है स्वेट, ठीक है, यानी कि SWOT, एनालाइज करना। SWOT एनालाइज कैसे करते हैं कि आप पहले अपनी स्ट्रेंथ देख लो, वीकनेस देख लो और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ठीक है। इन चारों चीजों को एक पेपर में ऐसे चार करके नहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग स्किल और आप जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो पाती है। अब आती है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग बेसिकली आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर अगर आप अपना लॉजिक यूज कर रहे हो तो उसी को हम कहते हैं क्या, लॉजिकल थिंकिंग। बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इन्हीं को बस आपको याद करना है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग वंस ओन थॉट्स, ठीक है, एंड बिलीव एक्सपीरियंस टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट। अपनी ही सोच के बारे में और सोचना, ठीक है, मतलब कि अपने ही बिलीव्स के बारे में, अपने ही थॉट्स के बारे में और सोचना, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इट रिक्वायर्स सेल्फ अवेयरनेस एंड द एबिलिटी इवोल्यूट पास्ट एक्शन और डिसीजन, ठीक है, मतलब कि आप ना इससे क्या होगा कि आपके पास अच्छी खासी सेल्फ अवेयरनेस आएगी अगर आप अपनी ही बारे में सोचोगे तो, ठीक है। अब आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग कुछ नहीं है, अगर एक आप किसी प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है, बिना किसी को रिजेक्ट करे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इट इज द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल एंड डाइवर्स सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। इट इन्वॉल्व थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एक्सप्लोरिंग वेरियस पॉसिबिलिटीज विदाउट इमीडिएटली जजिंग और रिजेक्टिंग आइडियाज। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, तो आपको लगता है कि ये वाला सॉल्यूशन आ गया, अब ये वाला सॉल्यूशन आ गया, ये वाला सॉल्यूशन आ गया, आपने तीनों सॉल्यूशन रख लिए, फिर आप उन्हें कंपेयर कर रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कि आप मतलब हर तरीके से लेकर उसे सोच रहे हो, ठीक है, मतलब कि तुरंत ही आप उसे डिसाइड नहीं कर रहे कि ये गलत है या सही है, ठीक है।
अब बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की। इसे क्या कहते हैं? इट इन्वॉल्व्स नैरोइंग डाउन मल्टीपल आइडियाज और सॉल्यूशन टू फाइंड द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव वन। ठीक है, मतलब कि आपने डाइवर्जेंट के अंदर बहुत सारी चीजें सोच ली, फिर आपने उसमें से आपने एक आइडिया सोचा, ठीक है, तो उसमें से आपने एक आइडिया निकाला, तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। इट इज कैटेगराइज्ड बाय फोकसिंग ऑन लॉजिकल स्टेप्स एंड सिस्टमेटिक एनालिसिस टू अराइव एट अ सिंगल आंसर। ठीक है, मतलब आप किसी कुछ लॉजिकल स्टेप्स और सिस्टमेटिक एनालिसिस को यूज करो और आप किसी एक एक सिंगल आंसर पे आओ। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या? कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो ये जो सात हैं, आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हो, पांच याद कर लेना। ठीक है, पांच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी पांच याद कर लेना। अब बात करते हैं एकेटीव 2023 और 24 में आई थर्ड सेम के अंदर क्वेश्चन की एक्सप्लोर थिंकिंग, यानी कि आपको इसके अंदर तो थिंकिंग की डेफिनेशन लिख दोगे। इट्स टूल्स इलिस्ट्रेट फाइव टाइप्स ऑफ थिंकिंग यूटिलाइज इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो आपको इसके टूल्स को बताना है, यहाँ पे फुल स्टॉप था, है ना, इसके टूल्स को बताना है और पांच तरीके की आपकी थिंकिंग बतानी है जो आपकी एवरीडे लाइफ में यूज होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर तो थिंकिंग की डेफिनेशन लिख दोगे। और टूल्स कौन कौन से होते हैं? माइंड मैपिंग, स्वेट एनालिसिस, फ्लो चार्ट, सिक्स थिंकिंग हेड्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में एक बार बता देता हूँ। माइंड मैपिंग का मतलब ये होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को ही अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करना विजुअली, उसी को हम क्या कहते हैं, और उसके बीच में रिलेशनशिप बनाना, उसी को कहते हैं माइंड मैपिंग। स्वेट एनालिसिस क्या होता है? अपनी स्ट्रेंथ्स को लिखना, वीकनेस को लिखना, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को लिखना, उसी को हम कहते हैं क्या? स्वेट एनालिसिस। फ्लो चार्ट क्या होता है? ये आपको बताइए, डायग्रामेटिक क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेप्स और प्रोसेस, डायग्राम दैट डिपिक्ट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस वर्क फ्लो। ठीक है, मतलब कि आपने फ्लो चार्ट बनाया होगा ना किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्टेटमेंट में, यानी कि पीपीएस में बनाया होगा, डीएसए में बनाया होगा, तो फ्लो चार्ट बनाते हैं ना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी को हम मतलब कि फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, सिक्स थिंकिंग हेड्स। ठीक है, तो अ टेक्निक डेवलप्ड बाय एडवर्ड डे बोनो, इन्होंने ये जो टेक्निक है इसे ढूंढी थी, that involves looking at a problem for six different perspective। किसी एक प्रॉब्लम को छह अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाए। ठीक है, तो लॉजिकल, इमोशनल, कॉशनल, कॉशन, ऑप्टिमिज्म, क्रिएटिविटी एंड कंट्रोल। ठीक है, ये जो छह हैं, मतलब इतना ज्यादा इनके बारे में पूछा नहीं जाता अलग से, लेकिन आप अगर आप जैसे टूल्स पूछे गए हैं तो ये जो चार टूल्स हैं आप बता सकते हो। ठीक है, अब फिर आपको पांच थिंकिंग आपके टाइप्स बताने थे स्किल्स के, तो देखो क्रिटिकल थिंकिंग बता देना, क्रिएटिव, एनालिटिकल, लॉजिकल एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये पांच आप बता सकते हो। तो यही पूरी की पूरी यूनिट थी हमारी, और आप जो इसकी जो डेफिनेशन से लिखकर आना मैंने पहले बता दी है। और पूरा आपका जो पेपर सॉल्व हो गया है आराम से, आपका जो पिछले साल थर्ड सेमेस्टर में आया था, और आपकी पूरी यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, कोई भी टॉपिक नहीं रहा है। ठीक है, आप बस इतना कर लो, आराम से पेपर में आराम से फोड़ दोगे। ठीक है, आपको बस क्या करना है, प्लीज मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोनों पर बहुत अच्छा कंटेंट आता है, दोनों ही हमारे चैनल है। ठीक है, और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और सारी वन शॉट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उससे जाके चेकआउट करो, जल्दी से सारे के सारे यूनिट्स कंप्लीट करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।